तीसरा सूत्र विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए वो कह रहे हैं कि माताओं और बहनों की मासिक धर्म बंद होने के बाद की जो अवस्था है, इसमें परमानेंट कोई क्योर नहीं है, क्योंकि जो हार्मोन बनना बंद हो गए वो तो हो ही गए, उनको बाहर से भी नहीं डाला जा सकता। लेकिन भागवती जी ये कहते हैं कि उसको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि कंट्रोल करके रखने में मां के रसोई घर के जो उपकरण हैं, उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी मदद आप ले सकते हैं। तो रसोई घर का उपकरण सबसे अच्छा मैंने कहा चक्की, इसकी मदद ले सकते हैं। और दूसरा एक उपकरण और है रसोई घर में, सिलबट्टा, मसाला पीसने वाला जो सिलबट्टा है ना, ये दूसरा बड़ा उपकरण। अगर आप मैंने सिलबट्टा चला के देखा तो इस सिलबट्टे को चलाने में भी सबसे ज्यादा जोर पेट पे ही आता है, चक्की चलाने में भी सबसे ज्यादा जोर पेट पे आ रहा है। तो ऋषि मुनियों ने ये चक्की का आविष्कार जब किया होगा और सिलबट्टे का आविष्कार किया होगा तो किसी मां को ध्यान में रखकर ही किया होगा, ये पक्का है। अब नियमित रूप से आप सिलबट्टा चला रहे हैं और चक्की चला रहे हैं तो यूट्रस के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो हमेशा नरम और मुलायम रहने ही वाली है। तो आपकी जिंदगी के कॉम्प्लिकेशन 45 साल के बाद कम रहने ही वाले हैं। आप उनको दवा खा खा के कम करें तो दवाओं के साइड इफेक्ट्स हैं, ज्यादा दवाओं के साइड इफेक्ट है कि मोटापा बढ़ेगा। एक एचआरटी टेक्निक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ज्यादातर माताएं उसमें जाती हैं 45-50 साल की उम्र में, हाथ जोड़कर विनती है कि कभी ना जाएं। और अगर आप गए उसमें तो आपके वजन को कोई भी दुनिया का भगवान नहीं बचा सकता बढ़ने से, बढ़ेगा ही। क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो मेडिसिन है वो सब मेद बढ़ाने वाली है, मेद माने शरीर में एक्स्ट्रा वेट बढ़ाने वाली। तो आप अगर एचआरटी से बचना चाहते हैं और दवा नहीं खाना चाहते हैं तो 15 मिनट की चलाइए ना सवेरे सवेरे चक्की। 15 मिनट से ज्यादा जरूरत नहीं है। 15 मिनट में जितना गेहूं पिस गया, जितना चना दाल पिस गया, अच्छा है। फिर आप बोलेंगे हमारे यहां तो 1-1 घंटे चलाते थे। वहां उस समय शायद लोगों का शरीर भी इतना मजबूत था, तंदुरुस्ती भी इतनी अच्छी थी, घी दूध भी अच्छा खाने को मिलता था, तो 1-1, 2-2 घंटे चला सकते थे। आज के समय को ध्यान में रखते हुए 15 से 20 मिनट भी आपने चलाया, या तो सिलबट्टा या तो चक्की, तो जिंदगी आपकी एकदम सुरक्षित और निरोगी रहने वाली है। तो विज्ञान के साथ रसोई सबसे ज्यादा इस देश में जुड़ा हुआ है। तो 3 सूत्र अभी तक मैंने आपको भागवत जी के बता दिए। और इन 3 सूत्रों में एक छोटी सी जानकारी और कि आप पुरुष भी चाहें तो जिनको पेट अगर बढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये कम हो तो आप भी 15 मिनट चक्की चला सकते हैं सुबह सुबह। आप भी चाहें तो सिलबट्टे पे चटनी बना सकते हैं। अगर आपने भी चक्की चलाई और सिलबट्टे पे चटनी बनाई तो आपकी चटनी तो बनेगी ही और आटा तो पिसेगा ही, आपका जो पेट है ये अंदर चला जाएगा, जो आपको किसी भी जिम्नेजियम की मदद से नहीं जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, स्टाम्प पेपर पर आप लिखवा लीजिए मुझसे, 1000 रुपए का हो या लाख रुपए का स्टाम्प पेपर, दुनिया का हर एक डॉक्टर इस बात से सहमत है, वो बोलता नहीं, बात अलग है, कि जिम्नेजियम में जाकर कभी भी किसी का पेट अंदर जाता नहीं। और थोड़े दिन के लिए गया और आपने जाना बंद किया तो ज्यादा बाहर आता है, क्योंकि जिम्नेजियम की जो एक्सरसाइजेज है और वहां जो एक्सरसाइजर रखा है मशीन, वो आपसे मेल नहीं खाती। आप पता क्या मेल नहीं खाती? जिम्नेजियम की सभी मशीनें ज्यादा स्पीड वाली हैं और चक्की और सिलबट्टा ये स्पीड कम है, धीरे 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 धीरे। हमारी जो तासीर है वो कम स्पीड वाले उपकरणों के साथ ज्यादा है, क्योंकि हम गर्म देश में रहते हैं। गर्म देश के लोगों में आप जानते हैं स्वाभाविक रूप से वायु का प्रकोप ज्यादा होता है शरीर में। ये कल मैं और इस विस्तार से बात करूंगा। वायु माने वात, पित्त और कफ, शरीर में तीनों है। गर्म देश के लोगों में वायु का प्रकोप स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है। अब वायु का प्रकोप ज्यादा है तो हर चीज ऐसी करनी चाहिए जो धीमे हो, ज्यादा तेज करेंगे तो वायु और बढ़ेगी। इसलिए भारत में यह कहा गया है कि डांस करना है तो धीमे धीमे करो। इसलिए यहां के जो डांस है ना, उनके स्टेप्स, जैसे भरतनाट्यम, जैसे कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ये सब डांस के स्टेप आप देखो स्लो है, स्लो। और यूरोप में बिल्कुल उल्टा है, ठंड बहुत है। ज्यादा ठंड के देशों में क्या होगा कि वायु बिल्कुल उल्टी स्थिति में होती है, बहुत ही कम होती है शरीर, और पित्त और कफ बहुत बढ़े हुए होते हैं। तो वायु बढ़ानी है उनको पित्त और कफ को समान रखने के लिए, तो हर चीज वो फास्ट करेंगे, उनके डांसेस बहुत फास्ट होंगे। आप देखो रशियन बैले होता है ना, क्या फास्ट स्टेप्स वो करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए आवश्यक है, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो उनका डांस फास्ट होगा, हमारा स्लो होगा, उनकी हर चीज की स्पीड फास्ट होगी, हमारी स्लो होगी। इसलिए हमने चक्की बनाई, सिलबट्टा बनाया, बैलगाड़ी बनाई, क्योंकि हर चीज हमें स्लो चाहिए, बात हमारा बढ़े नहीं, स्पीड से बात बढ़ता है। ध्यान रखिए इस बात को। बैलगाड़ी क्या है? पहिया ही तो है, मुख्य क्या है? पहिया है ना। तो पहिए का इन्वेंशन सबसे पहले भारत में ही हुआ दुनिया में, लेकिन हमने वो बैलगाड़ी में लगाया, हवाई जहाज में नहीं लगाया। हम भी चाहते तो हवाई जहाज का पहिया बना सकते थे, जिसने सबसे पहला पहिया बनाया दुनिया में वो हवाई जहाज का भी बना सकता था, लेकिन जरूरत नहीं अपने को जरूरत बैलगाड़ी की ही है, क्योंकि ये स्लो है। स्लो इसलिए कि बैल जो खींच रहा है उसके शरीर को वायु का प्रकोप ना बढ़े। हमारे यहां मनुष्य के लिए जितना सोचा गया बैल के लिए भी उतना ही सोचा गया, क्योंकि बैल और मनुष्य बराबर है, हमारे यहां अलग नहीं है, हिस्सा है हमारा, परिवार का हिस्सा। तो बैल जब बैलगाड़ी को खींचे, अगर गाड़ी फास्ट है तो बैल को फास्ट दौड़ना पड़ेगा, तो बैल की वायु बढ़ेगी, और वायु बढ़ने से मृत्यु जल्दी होती है। तो बैल ज्यादा दिन तक जीवित रहे, आपका काम करे, इसलिए बैलगाड़ी में स्पीड स्लो रहे, इसलिए बड़ा पहिया बनाया। पहिया जितना बड़ा होगा स्पीड उतनी स्लो होगी, पहिया जितना छोटा होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे ना पर मिनट, जिसको आप आरपीएम, रोटेशंस पर मिनट, जितने ज्यादा होंगे स्पीड उतनी होगी। तो रोटेशन ज्यादा करने के लिए छोटे पहिए ही चाहिए, इसलिए हवाई जहाज में छोटे पहिए हैं। हमको स्पीड ज्यादा करनी नहीं है, क्योंकि वात बढ़ाना नहीं है अपने शरीर का, इसलिए हमने बैलगाड़ी का बड़ा पहिया बनाया। अब हमने बैलगाड़ी बनाई तो पिछड़े नहीं है, और उन्होंने हवाई जहाज का पहिया बनाया तो अगड़े नहीं है।
उन्होंने अपनी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया, हमने हमारी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया। वो जो कहते हैं ना, इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। हमारी जरूरत थी कि वात हम कम रखें अपने शरीर में और जानवरों के शरीर में, क्योंकि गर्म देशों में वात वैसे ही बहुत बढ़ता है, तो इसको कम रखने के लिए इसलिए सिलबट्टा है, धीरे धीरे चलता है। और वो जो आपके घर में है मसाला पीसने वाली मशीन, मिक्सी, एकदम फास्ट, ये यूरोप के लिए है, आपके लिए नहीं है। हमारा तो वो धीरे धीरे वाला ही अच्छा है। चक्की धीरे धीरे चलती है, यूरोप से आई हुई चक्की बिजली की जो है ना, एकदम फास्ट चलती है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो 4 साल से 5 साल से हम कर रहे हैं। हमारा एक केंद्र है भीलवाड़ा में, वहां हम चक्की चलाते हैं। भीलवाड़ा केंद्र हमारा भारत का सबसे अच्छा केंद्र है आज की तारीख में। आगे और कोई बन जाए चेन्नई में तो शायद भगवान सुन लेगा। भीलवाड़ा केंद्र में आप में से कोई भी राजस्थानी हो तो हमारा केंद्र जरूर देखने जाइए। भीलवाड़ा में नागौरी गार्डन है, वहां पर हमारा केंद्र चलता है। उसका नाम है स्वानंद। हमारे सभी केंद्रों का नाम स्वानंद है, हमारा ब्रांड नेम स्वानंद। तो उस केंद्र में हम चक्की चलाते हैं। चक्की चलाकर गेहूं का आटा बनाते हैं, जवारी का आटा और बाजरी का आटा, सब तरह के आटे। और वो आटा भीलवाड़ा के 100 परिवार, 125 परिवार के लोग नियमित रूप से लेके जाते हैं और खाते हैं। वो 100-125 परिवारों का सारा डाटाबेस हमने बनाया है। अब वो 100-125 परिवारों को 4 साल चक्की का आटा खिला खिला के हम पूछते रहते हैं, भाई क्या हो रहा है? तो कहते हैं एसिडिटी खत्म हो गई। और क्या हो रहा है? कहते हैं जी घुटने का दर्द कम हो गया। और क्या हो रहा है? नींद अच्छी आ रही है। और क्या हो रहा है? पित्त की बीमारियां कम हो गई हैं। और क्या हो रहा है? वो कहते हैं जी ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। तो ऐसी 28-30 बीमारियों पर हमारी नजर है और 4 साल में हर बीमारी के बारे में वो कह रहे हैं कम हो रही है, कम हो रही है, कम। मैंने कहा कुछ बढ़ रहा है? तो उन्होंने कहा आनंद बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है। क्या? बस वो चक्की का आटा खा रहे हैं और कुछ नहीं। फिर मैंने कहा कि आप माताएं जो लेके जाती हैं आटा, मैं पूछा आप बताओ जी आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो उन्होंने कहा ये जो चक्की का आटा, इसकी रोटी इतनी नरम होती है और वो जो बाजार का आटा लाते हैं उसकी रोटी थोड़ी ही देर में कड़क होती है। और वो कहते हैं कि हमारे घर के लोग जब से ये चक्की का आटा आया 2 रोटी ज्यादा भी खाते हैं तो शिकायत नहीं करते, और ये बाजार के आटे की 1 रोटी भी ज्यादा खाई तो पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। माताएं ये कहती हैं। माताएं कहती हैं बच्चे भी उनकी रोटी पसंद से खाते हैं, घर के लोग भी अच्छे से खाते हैं। अब वो ये कहते हैं जी 1 केंद्र से 2 कर दो, क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। 1 केंद्र 100 घरों का ही आटा बना पाता है रोज, क्योंकि 15-20 महिलाएं वहां चक्की चलाती हैं। हम दूसरा बनाने की सोच रहे हैं, तीसरा बनाने की सोच रहे हैं। फिर एक दिन मैंने सोचा कि ये रास्ता तो गड़बड़ है। अगर हम ऐसे केंद्र बनाते जाएं तो ये रास्ता तो गड़बड़ है। अच्छा ये है कि हर घेर में ये केंद्र हो जाए। इसमें तो अंत में हम कहां फंस जाएंगे? जगह जगह केंद्र बना के हम तो फंसने वाले हैं कि भाई अब हाथ का आटा बना के दे दो। तो ये तो हम बिजनेस में नहीं जाना चाहते। हमारा उद्देश्य ये है कि हर घर में आटा बनाने की चक्की आ जाए। तो अब हमने वहां चक्की रखवाना शुरू किया। आप ले जाओ जी अपने घर में ये चक्की से आटा बना लो, आप भी स्वस्थ रहेंगे, घर भी स्वस्थ रहे। तो वही मेरी आपको विनंती है कि घर में चक्की वापस लाइए और सिलबट्टा भी वापस लाइए। मसाला पीसना है तो उस पर पीसिए, आपको चटनी बनानी है तो उस पर बनाइए। चटनी का स्वाद भी अच्छा होगा और उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी अच्छे रहेंगे। मैं आपको विनम्रतापूर्वक जो कहना आया वो ये कि आपके रसोई में पिछले 20-25 वर्षों में जो बदलाव आया, रसोई में 20-25 वर्षों में, हमारे बीमारियों का सबसे बड़ा कारण वो बदलाव है। रसोई बीमारियों का कारण नहीं है। रसोई तो भागवती जी कहते हैं दुनिया का सबसे पवित्र स्थान, सबसे पवित्र स्थान। लेकिन उसमें बदलाव आ गया। बदलाव क्या आया? पहले चक्की होती थी, सिलबट्टा होता था, अब मिक्सी आ गई, या तो हमने कोई मशीन ले ली, और अब तो मशीनें रोटी बनाने की भी आ गई। रोटी बनाने की भी मशीन हमने ली। तो रसोई घर में जितनी हमने बदलाव लाया टेक्नोलॉजिकल, ये सब बदलाव ने हमको बीमार बनाया, माताओं को तो ज्यादा बीमार बनाया। मैंने पिछले 20 साल की जितनी रिसर्चेज है रसोई घर से जुड़ी हुई, इन सबको ध्यान से देखा तो पता चला कि हमने विकास के नाम पर अपने ही घर को बीमार बनाने की क्रिया शुरू की है। और रसोई घर में जितनी चीजें हैं उन्होंने महिलाओं का शरीर श्रम घटाया। जैसे वॉशिंग मशीन आ गई, इसने आपका शरीर श्रम घटा दिया। चक्की आ गई, उसने माने बिजली की चक्की आई, उसने आपका शरीर श्रम घटाया। सिलबट्टे का शरीर श्रम आपका घटा मिक्सी के आने से। हर जो चीज आई है, ओवन आया आपके यहां, माइक्रोवेव ओवन आया, फिर ये फ्रिज आया, इसने आपका शरीर श्रम घटाया। और शरीर श्रम घटाने के लिए नहीं है। भागवती जी कहते हैं कि शरीर श्रम घटाने की एक ही उम्र है, 60 के बाद। जब आप 60 के हो गए तब आप शरीर श्रम कम करते जाइए। 60 साल तक तो शरीर श्रम कम करने की जरूरत नहीं। 18 से लेकर 60 साल तक शरीर श्रम चाहिए ही, शरीर श्रम चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा श्रम आप करते रहे। अब तो हमने पोछा लगाने वाला भी मशीन ले आया, झाड़ू लगाने वाला भी मशीन ले आया, रोटी बनाने वाला भी मशीन आ गया, चटनी बनाने वाला भी मशीन आ गया, रोटी को रखने वाला भी मशीन आ गया। अब सब कुछ मशीन आ गया तो आप भी मशीन ही हो जाएंगे। और आप हो गए हैं। पता है मशीन हम कैसे हो गए? जिंदगी का रस चला गया, आनंद चला गया। पहले घरों में काम करते समय जो रस था, आनंद था, वो सब चला गया। कैसे चला गया? मैंने बचपन का मुझे याद है, माताएं बहनें काम करते करते बहुत सारे गीत गाती थी, गीत गाती थी। अब वो काम ही बंद हो गया तो गीत भी बंद हो गए। अब किसी भी मां को पूछो कि 20 साल पहले बच्चे के पैदा होने पे क्या क्या गीत गाए जाते थे, याद ही नहीं है। तो अब क्या करते हैं, जो सिनेमा के गीत हैं उनका सीडी लगा के चला देते हैं। घर में बच्चा पैदा हुआ तो चोली के पीछे क्या, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, आती क्या खंडाला तो जाती क्या खंडाला, ये घर में बजाए जा रहे हैं। कब? जब बच्चा पैदा हुआ। क्योंकि मां को बच्चा पैदा होने के समय के गीत ही याद नहीं है, क्योंकि वो गीत गाने के लिए जो समय मिलता था काम करते करते, वो समय चला गया तो गीत चले गए। शादी के समय क्या क्या गीत गाए जाते थे याद नहीं है। अब तो वो डीजे ले आते हैं और वीजे पता नहीं क्या क्या, उसको बोलते हैं बड़ा साउंड बॉक्स, और लगा दिया और ऐसा शोर कान फोड़ने वाला जिसकी न सुर न लय न ताल। तो हमारे यहां काम में आनंद था।
देखिए, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक एक बात कह सकता हूं कि भारत की कोई भी मां शरीर श्रम से थक सकती है, बोर नहीं हो सकती। यह शब्द बोरियत भारतीय शब्द नहीं है, यह अंग्रेजों का शब्द है। हिंदी में वैसे का वैसे ही हमने ले लिया, बोर होना। जी हम क्या कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं। आजकल के बच्चों को मैं बहुत सुनता हूं, जी क्या कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, जी बोर हो रहे हैं। अब बोर हो रहे हैं तो करें क्या, तो ले देके वो एक टीवी है चालू कर दिया, उसमें पोगो देखो, पोगो। अब पोगो में क्या है, वो और ज्यादा बोर हो जाओ, तो पोगो की जगह कोई दूसरा देखो, लोगो या तीसरा देखो। वो सब आपको बोरियत में ही ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेक्शन कुछ नहीं है, सब कुछ वन साइडेड है। और गीत गाने में इंटरेक्टिव है, ये एक साइड नहीं है, ये मल्टी साइडेड है। तो हमारी माताएं गीत गाती थी, हर समय के लिए गीत बने हैं। पापड़ बना रही हैं, बड़ी बना रही हैं, उस समय के गीत अलग है। मसाला पीस रही हैं, उस समय के गीत अलग है। शादी के लिए मसाला पीस रहा है, उस समय के गीत अलग है। शादी के लिए पापड़ और बड़ी बन रही हैं, उस समय के गीत अलग है। ये गीत इकट्ठे आजकल मैं कर रहा हूं, हजारों की संख्या है गीतों की, लेकिन इनको लिपिबद्ध हम नहीं कर पाए, किताबें नहीं छपी, इनकी नोटबुक्स नहीं बनी, तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं या तिरोहित हो रहे हैं। इन गीतों में जो सुर है, जो लय है, जो ताल है, वो हर मां के लिए आसान है। हर मां उस सुर और लय और ताल में गा सकती है। आवाज का पिच ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सुर लय ताल वो सबको एक जैसा है, मालूम है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। धान की पौधे लगा रहे हैं तो अलग गीत है, धान काट रहे हैं तो अलग गीत है, धान को घर ले जा रहे हैं तो अलग गीत है। हमारे यहां हर काम के साथ गीत और संगीत है, क्योंकि बोरियत ना आए। और आज जो आधुनिकता में से निकला है, मॉडर्निज्म में से निकला है, इसने सब कुछ खत्म कर दिया, तो बोरियत ही आएगी। समय आपका ले लिया तो बोरियत आएगी। तो भागवती जी कहते हैं कि आपका जीवन, ये अब उनका 5वां सूत्र है, आपका जीवन जहां आप रहते हैं, जहां आप रहते हैं, माने आप मद्रास में रहते हैं तो यहां की जो आबो हवा है, जो यहां की तासीर है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। राजस्थान में रहते हैं तो वहां की आबो हवा तासीर से चलना चाहिए। तो हर आबो हवा और तासीर में खास तरह के गीत, खास तरह का संगीत, खास तरह का श्रम, ये हजारों साल पहले बना और विकसित हुआ है। ये वापस आएगा, मुझे इसके बारे में थोड़ी शंका होती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो जरूर वापस आ सकता है। इतना मुझे भागवत जी के 5 सूत्र अब तक मैंने आपसे कहना है। अब इन 5 सूत्रों पर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राजीव जी, आपके प्रथम सूत्र के अनुसार सोलर कुकर कितना उपयोगी है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इंतजार कर रहा था कोई पूछे। देखिए, मेरे प्रथम सूत्र के अनुसार सोलर कुकर सबसे ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि भगवान भागवत जी क्या कह रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, पवन का स्पर्श। अब सोलर कुकर एक ऐसी अद्भुत चीज बनी है या बनाई गई है जिसमें सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा, तो सोलर कुकर का खाना बहुत अच्छा। लेकिन कौन सा सोलर कुकर? देखिए, एक सोलर कुकर ऐसा आता है जिसमें डब्बे को बंद करके खाना बनाने के लिए रखते हैं ना, वो सब एल्यूमिनियम के डब्बे हैं, वो ध्यान रखिएगा। आपने देखा ना सोलर कुकर में वो डब्बे बंद करके हम रख, वो सब एल्यूमिनियम। और कल मैं कह चुका हूं इस बात को कि एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है, जिसमें खाना नहीं रख सकते। तो सोलर कुकर एज ए टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन उसके वेसल्स चेंज करें तो। एल्यूमिनियम के वेसल जब तक है तब तक ये सोलर कुकर का खाना जहर है, लेकिन सिद्धांत रूप में सोलर कुकर भारत के हिसाब से सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो आप बोलेंगे फिर कोई वेसल बदल के उसमें रखिए, पीतल के रखिए, कांसे के रखिए। तो वो ये कहते हैं सोलर कुकर बनाने वाले के टाइम ज्यादा लगता है। मैं उनसे कहता हूं टाइम का बचाने का चक्कर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां टाइम बचाएंगे तो दूसरी जगह जाएगा, हॉस्पिटल। तो जैसे ही सोलर कुकर में वेसल आ जाए पीतल के, कांसे के, आप उनका जरूर इस्तेमाल करिए। वो विज्ञान के हिसाब से, भागवत के हिसाब से सबसे उत्तम है। जब तक एल्यूमिनियम है तब तक मत करिए। मेरी एक विनती है, आप मुझे सर मत कहिए, या तो भाई कहिए, राजीव भाई कहिए, कुछ भी कहिए, सर मत कहिए। सारे नए इनोवेशन पे आपने बोला, हाँ। तो आपने रेफ्रिजरेटर के बारे में बोला, माइक्रो ओवन के बारे में बोला, पर आपने एयर कंडीशनर के बारे में नहीं बोला, बिकॉज इवन दैट गिव्स सीएफसी, उसमें भी सीएफसी छोड़ते हैं। वो मैं अभी पूरा नहीं हुआ, कल और परसों। और परफ्यूम्स बोलूंगा कल परसों, अभी 28 तक ये विषय आएगा, भागवत का सूत्र आएगा, उसके रेफरेंस में मैं बोलूंगा। आदरणीय राजीव भाई, आपके दूसरे सूत्र के हिसाब से 48 मिनट में खाना खा लेना चाहिए, पर जो बच्चे स्कूल सुबह चले जाते हैं और शाम को घर आते हैं, उनका हम क्या? बहुत अच्छा, उसके लिए मैं एक विकल्प बताता हूं। जो बच्चे आपके सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं, उनके लिए यह सूत्र कैसे अप्लाई होगा। मेरी विनती है कि बच्चों को खाना खिला के स्कूल भेजिए। आप बोलेंगे जी खाते नहीं है, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं कैसे खाएंगे वो खाना। हमारे शरीर की अपनी एक साइकिल है, और वो साइकिल ये है कि कोई भी खाना खाएं तो उसके 8 घंटे के बाद ही भूख लगेगी आपको। ये शरीर का अपना नियम है। तो बच्चों के ऊपर भी यही नियम है, पुरुषों के ऊपर, इसलिए सबके ऊपर। तो साइकिल शरीर की यह है कि खाने के 8 घंटे के बाद ही भूख लगेगी। तो एक रात पहले का खाना उनको उस समय खिला दीजिए कि सुबह तक 8 घंटे पूरे हो जाए। माने अगले दिन शाम को ही खाना खिला दीजिए, रात को मत खिलाइए। शाम को 6 बजे तक अगर आपने खाना खिला दिया, 6 बजे तक, तो 8-9 बजे तक सोने की नींद उनको आई जाएगी, क्योंकि 1.5 घंटे के बाद जैसे ही खाना पच के रस में बदलता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ना शुरू कर देता है, और ब्लड प्रेशर बढ़े तो नींद आनी ही है, रुक नहीं पाएंगे आप। तो शाम का खाना 6 बजे उनको खिला दीजिए, 8 बजे तक नींद आ जाएगी, और 6 बजे से 8 घंटा गिनेंगे तो सवेरे 4-5 बजे तक वो पूरा हो जाएगा। तो 4-5 बजे के आसपास जब वो सोकर उठेंगे तो इतनी तेज भूख लगी होगी कि आप रोटी दाल चावल खिला दो, वो खा के चले जाएंगे। आपको थोड़ा बदल ये करना है कि रात को हम बच्चों को 10 बजे खाना खिला रहे हैं या 11 बजे खिला रहे हैं, उसके 2 घंटे के बाद रस बन रहा है तो 1 बज जाएगा। 3-4 बजे तक आधा खाना पचा, आधा नहीं पचा, सवेरे उठने पर भूख लगेगी कैसे? तो आप शाम का खाना जल्दी खाने लगिए, माने सब लोग जैनी हो जाइए। हाँ, परोक्ष रूप से मैं ये कहता हूं कि जैन धर्म आप पालन करें, वो महत्व का है, धारण करें, वो महत्व का है, उतना नहीं है। आप आचार्य श्री को वंदन करें, बहुत अच्छा नहीं करें तो शाम का खाना तो 6 बजे खा लें, तो आप आचार्य श्री के वंदन से भी बड़ा काम करेंगे। वो आचार्य श्री भी यही कहते हैं, शाम का खाना जल्दी खाओ। तो आप थोड़े जैनी हो जाइए, आपका भी खाना नहीं है,
बहुत अच्छा है, लेकिन रात का बंद कर दीजिए। बच्चों को रात का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं आपको विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, इसको मैं कल या परसों बहुत विस्तार से समझाऊंगा, पूछ लिया आज आपने इसलिए कह रहा हूं, रात का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि बागभट्टी जी का ये जो पहला नियम है ना, ये अभी मैंने आधा ही बताया। सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श हर समय वो कहते हैं खाते समय पीते समय रहना ही चाहिए। अब 6 बजे के बाद तो सूर्य प्रकाश रह नहीं सकता। और आप जानते हैं सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा परिणाम है विटामिन डी का निर्माण। सूर्य प्रकाश में ही विटामिन डी बनता है। तो जब तक ये सूर्य प्रकाश है तब तक खाना खाएं तो विटामिन डी मिले, और बच्चों को विटामिन डी सबसे ज्यादा चाहिए। इसलिए बच्चों को तो रात का खाना बिल्कुल बंद करिए। शाम 6 बजे खिला दीजिए। सुबह 7 बजे जब स्कूल जाएंगे, खूब भूख लगी होगी, उस समय 7 बजे पराठा बना के भी खिलाइए, आलू का भी पराठा खिलाइए, गोभी का भी खिलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह के भोजन पे आगे बात करूंगा। सुबह का भोजन जितना हैवी हो उतना अच्छा। गोभी का पराठा, आलू का पराठा, जितना पराठा, पूड़ी, जो पकवान, सब सुबह, सब सुबह। दोपहर का खाना थोड़ा कम और रात का बिल्कुल कम, शाम का बिल्कुल कम। तो बच्चों को भरपेट खाना खिला के स्कूल भेजिए। लंच बॉक्स की जरूरत नहीं है। जब वो घर आए तो दूसरा भोजन कराइए, और शाम को 6 बजे तक तीसरा भोजन। तो मैंने कुछ बच्चों पे प्रयोग किया, शाम का भोजन बंद किया, सुबह उठते ही भूख लगती है उनको। ये तो प्रकृति का नियम है। लगे सारे जानवर, सारे पक्षी उठते ही खाना खाते हैं। आप देखो, चिड़िया है सुबह सुबह खाने पे लग जाएगी, गाय बैल भैंस बकरी सब सुबह खाने पे लग जाएगी, क्योंकि वो शाम को सूर्य के बाद खाना नहीं खाते। कोई गाय रात को खाना नहीं खाती, खिला के देख लो, जर्सी गाय को छोड़कर। जर्सी भारत की नहीं है, इसलिए उसको भारत का पता भी नहीं है। वो रात को 2 बजे भी खा लेगी, लेकिन भारत की कोई भी गाय, भारतीय नस्ल की गाय 6 बजे के बाद खाना नहीं खाएगी। तो भारत की तासीर ऐसी है, इस तासीर को ध्यान में रखकर रात का खाना जल्दी करिए, सुबह भरपूर भूख लगेगी। और निवेदन इतना ही है कि खाली पेट बच्चों को कभी स्कूल मत भेजिए। खाली पेट तो कभी मत। आपने कह दिया जी दूध पी के गया, दूध पी के गया मैंने एक तरह से खाली पेट, सॉलिड कुछ नहीं है। सॉलिड सुबह सुबह शरीर में जाना बहुत ही आवश्यक है, अगर भविष्य में आप उसको एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर से बचाना चाहते हैं तो। हाँ प्लीज। हमारे चिंतकों ने कहा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे इतिहासकारों ने कहा है कि परिवर्तन ही जीवन है। तो क्या सारे परिवर्तन बेमानी है? अगर ऐसा है, अगर परिवर्तन बेमानी नहीं है, तो ऐसे कौन से परिवर्तन है जिसे हम अपनाएं, और ऐसे कौन से परिवर्तन है जिसे हम ठुकराएं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, दुनिया में हर समय परिवर्तन होते हैं, ये प्रकृति का नियम है और यही जीवन है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि कौन से परिवर्तन हमारे अनुकूल है और प्रतिकूल है, बस इतना ध्यान देना। अब इस बात को बागभट्टी जी कहते हैं एक सूत्र में। अब आपने पूछ लिया तो वो सूत्र भी वो ये कहते हैं कि जिस आबो हवा और परिस्थिति में आप रहते हैं, उसमें रहते हुए जो परिवर्तन होगा वो आपके अनुकूल है, और जो आबो हवा और परिस्थिति में आप नहीं रहते हैं, वहां जो परिवर्तन होगा और आप उसको धारण करेंगे वो आपके प्रतिकूल है। अब मैं इसको और स्पष्ट करता हूं। यूरोप और अमेरिका में पिछले 100 साल में जितनी रिसर्च हुई वो उनके लिए बहुत अनुकूल है। उनके लिए रेफ्रिजरेटर यूरोपियन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। जब मैं ये भाषण जर्मनी में दूंगा तो उल्टा ही बताऊंगा उनको। मैं कहूंगा जरूर रेफ्रिजरेटर लाओ, माइक्रोवेव ओवन भी रखो। उनके लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि उनकी कंडीशन में वो परिवर्तन हुआ है। हमारी कंडीशन में जो हम परिवर्तन करेंगे वो हमारे लिए अनुकूल होगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, चक्की है, चक्की, तो चक्की में एक परिवर्तन आज हुआ है, पहले वो नहीं था, आज हुआ है। हमने चक्की में बियरिंग लगा दिया है। पहले चक्की में बियरिंग नहीं होता था, खाली वो एक ऐसा लोहे का वो डंडी होता था और उसके चारों तरफ हम उसको चाक को घुमाते थे, बीच में लकड़ी का एक उसमें वो लगाते थे। वो लकड़ी का हमने निकाल के उसमें बियरिंग लगा दिया, ये भी परिवर्तन हुआ। ये हमारे अनुकूल बैठता है, क्योंकि बियरिंग लगने के बाद उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हुआ, और फ्रिक्शन कम हुआ तो हम कम श्रम में ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। श्रम तो हो ही रहा है, लेकिन जितने श्रम में हम पहले 1 किलो आटा लेते थे, उतने ही श्रम में अब 3 किलो आटा मिल रहा है। ये भी परिवर्तन है, लेकिन ये हमारे अनुकूल है। इसी तरह से और एक उदाहरण दूं, हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं पूना में, उन्होंने बैलगाड़ी के पहिए में भी बियरिंग लगा दिया। परिवर्तन यहां भी हुआ, नई बैलगाड़ी बनी, उसमें बियरिंग का पहिया है। अब उसका क्या हुआ कि बैल को खींचने में मदद हो गई। पहले बैल 1 टन अनाज लेके जाता था, अब बियरिंग लगी हुई बैलगाड़ी में वही बैल 3 टन लेके जाता है, और बिना थके हुए। तो ये भी परिवर्तन। तो परिवर्तन हमारे आबो हवा माने पर्यावरण और हमारी प्रकृति के अनुकूल है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और दूसरों की आबो हवा और प्रकृति के अनुकूल जो परिवर्तन है वो आपको उतना अच्छा नहीं है। हाँ राजू भैया, ये जो आपने बोला कि एल्यूमिनियम खाने के हिसाब से बहुत गंदी चीज है, तो आज जो भी खाना पैक हो रहा है वो एल्यूमिनियम फाइल या वो जो भी चीज है वो उसमें अंदर यूज आ रहा है। मतलब जो साइंटिफिक के हिसाब से जो भी अभी जो पैकिंग वगैरह हो रहा है उसमें एल्यूमिनियम पे ज्यादा जोर देता है कि एल्यूमिनियम में पैक है, आपका फ्रेशनेस रहेगा। इसके ऊपर थोड़ा बहुत बोलिए। मेरा आपको एक ही विनंती है, क्योंकि ये मैं करके देख लिया है कि एल्यूमिनियम फॉइल में जो आप खाना पैक करते हैं ले जाने के लिए रास्ते में, ये बहुत ही खराब है, अच्छा नहीं है। तो आप बोलेंगे जी किस में पैक करें? खाना कपड़े में पैक करना सबसे अच्छा है। कपड़ा, सूती कपड़ा होता है ना, पतला, एकदम पतला, उसमें जो रोटी बांध के आप रखें वो दुनिया का सबसे अच्छा पैकिंग है। वो विज्ञान के हिसाब से बहुत अच्छा है। पतले सूती कपड़े में रोटी बांध कर रखना सबसे अच्छी पैकिंग है। कल तक मैं आपसे जो बात कर रहा था वो अष्टांग हृदयम का एक हिस्सा था, जिसमें आबो हवा, तासीर, रहने वाला स्थान, उसका महत्व, वहां की मिट्टी, उसका महत्व वगैरह वगैरह। अब मैं सीधे आपके शरीर पर आ रहा हूं। बागवती जी मनुष्य शरीर के बारे में ये कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत प्रयासों के बाद मिलता है। ये आपने कई बार सुना होगा। आपके पूर्व जन्म के बहुत सत्कर्म हो तो आपको मनुष्य शरीर मिलता है। और बागवती जी ने एक जगह कहा है कि आप ही हैं जो मोक्ष धारण कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है इस देश में कि जानवरों में, पशु पक्षियों में और कीड़े मकोड़ों में मोक्ष की स्थिति नहीं आती।
मनुष्य योनि ही है जिसमें आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनकी मोक्ष की परिभाषा बहुत सुंदर है। मोक्ष क्या है? हम सब लोगों ने कई बार अलग अलग समय अलग अलग लोगों से सुना होगा कि मोक्ष ऐसा है, मोक्ष ये है। भागवत जी की परिभाषा बिल्कुल साफ और सरल सीधी है। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष कोई भी, अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो व्यक्ति, मनुष्य, अपने दुखों को दूर करे और दूसरों के दुखों को दूर करने का सतत प्रयास करे, उसमें सफलता मिले ना मिले, सफलता की बात नहीं कहते वो ये कहते हैं कि प्रयास करे, ईमानदारी से प्रयास करे, तो उसको मोक्ष होता है। माने इस परिभाषा को अगर आप थोड़ा व्यापक करें, दुखों से मतलब क्या, तो भागवती जी कहते हैं कि 3 तरह के दुख सारी दुनिया में हैं। मनुष्य को भी है, हर एक को है। एक तो दैहिक दुख, शरीर का दुख, दैहिक दुख। दूसरा है दैविक दुख, भगवान का दिया हुआ कोई दुख जो आपके शरीर से अलग है। भगवान ने आपको कोई दुख दे दिया, अचानक से आप गरीब हो गए, या अचानक से आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई, आग लग गई, धरती कंप आ गया, भूकंप आ गया, आपका घर टूट गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, सुनामी आ गया, ये दैविक दुख। और तीसरा और आखिरी दुख है भौतिक दुख। भौतिक दुख में सबसे ज्यादा यही है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। तो वो भागवती जी कहते हैं कि दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों दुखों से जो व्यक्ति मुक्त हो और दूसरों को मुक्त करने का रात दिन प्रयास करे, वही मोक्ष का अधिकारी है। आगे के सूत्र में वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन के तीनों दुख दूर कर लिए और आप दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए कुछ नहीं करते, तो माफ कीजिए, आप कभी भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। हमारे यहां बहुत सारे साधु संत हैं जो हिमालय में जाके तपस्या करते हैं। तो उनकी जो तपस्या है हिमालय की, वो अपने दुखों को दूर करने तक सीमित है। अगर वो वापस हिमालय से लौटकर समाज के दुख को दूर नहीं करेंगे तो किसी को भी मोक्ष नहीं होगा। भागवती जी कहते हैं कि कोई सदगृहस्थ व्यक्ति है, वो स्वामी नहीं है, महात्मा नहीं है, तपस्वी नहीं है, लेकिन अगर वो अपने दुखों से दूर करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करने के काम में लगा हुआ है, तो वो कहते हैं कि वो तपस्या करने वाले से ज्यादा बेहतर है, भले ही वो सदगृहस्थ है। और वो ये कहते हैं कि ज्यादा समय, भागवती जी मानते हैं कि सदगृहस्थ ही है जो दूसरों के दुखों को दूर करने में ज्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन दुखों का अनुभव उन्हें है, जिसका दुख वो दूर करने का कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह है कि भागवती जी की परिभाषा में गृहस्थी होना, माने सदगृहस्थ होना, ज्यादा बड़ी बात है। वो साधु संतों के बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ अपने दुखों के दूर करने के चक्कर में लगे हुए हैं। भगवान से इनकी जो वार्तालाप है या संवाद है वो अपने तक सीमित है, समाज के लिए सिर्फ प्रार्थना करके बंद कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते। इसलिए वो कहते हैं कि आप अपने दुख दूर करें, दूसरों के दुख दूर करने के काम में सतत लगे, भले प्रयास आपका सफल हो ना हो। सफलता की बात वो नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि सफलता असफलता वो सब ईश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो पक्का मानिए कि आपकी मोक्ष में जाने की तैयारी है। ये है उनका सूत्र। यहां से उनकी एक दूसरी यात्रा शुरू होती है, और इस यात्रा में वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है दैहिक दुख, शरीर का दुख, दूसरा है दैविक दुख, भगवान का, और तीसरा है भौतिक दुख। तो आपसे भौतिक दुख की बात करना मैं समझता हूं कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जिस वर्ग से आते हैं आपको भौतिक दुख तो मैं मानता हूं नहीं है, तो उस पर समय खराब करने से ज्यादा फायदा नहीं। आपसे जो सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा, जिसकी जरूरत भी है आपको, वो दैहिक दुख के बारे में बात करूंगा। आपका शरीर, शरीर का दुख दूर कैसे करें? तो भागवती जी का सूत्र है, वो ये कहते हैं कि शरीर दुख दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका पेट। ये जो पेट है, शरीर का मध्य भाग, वो ये कहते हैं कि शरीर का दुख दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका इसकी है। अगर शरीर का पेट और बाकी अंगों के बारे में प्रतिशत के हिसाब से तुलना करें तो 90% दुख पेट से है, 10% दुख है जो पेट के बाहर से है। पेट के बाहर से माने घुटनों से हो सकता है, एड़ियों से हो सकता है, जंघाओं से हो सकता है, या हृदय स्थान से हो सकता है, मस्तिष्क से हो सकता है। इसको आज की भाषा में अगर मैं कहूं, 90% बीमारियां हमारे जीवन की पेट से जुड़ी हुई हैं। 90%। 10% बीमारियां हैं जो पेट के बाहर की हैं। उन 10% में हार्ट अटैक आ गया, उन 10% में पैरालिसिस आ गया, उन 10% में अर्धांग वायु, पैरालिसिस का ही दूसरा नाम है, वो आ गया, एपिलेप्सी आ गई, वगैरह वगैरह, मस्तिष्क की ढेरों बीमारियां। 10% नहीं है बाकी। इस बात को फिर ध्यान दीजिए। पहली बात जो मैंने आपको पहले दिन कही थी कि जिंदगी की बीमारियों में 85% ऐसी हैं जिनको आप खुद ठीक कर सकते हैं, मात्र 15% है जिनमें विशेषज्ञ की जरूरत है। अब भागवती जी की दूसरी महत्व की बात हमेशा याद रखिए कि जितनी बीमारियां हैं उनमें 90% पेट से है, 10% पेट के बाहर से है। और उन 10% में एक्सीडेंट भी शामिल है, आपका ब्रेन हेमरेज भी शामिल है, पैरालिसिस भी शामिल है, हार्ट अटैक भी शामिल है, वगैरह वगैरह। बाकी सब पेट से है। तो भागवती जी कहते हैं कि पेट आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरीर के लिए और आपको दुख से बचाने के लिए। तो वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान आपको आपके पेट का रखना है। तो पेट का ध्यान जिंदगी भर आप रखें, उसके लिए उन्होंने सूत्रों की एक श्रृंखला बनाई है। ये सूत्रों का पालन करें तो जीवन में पेट से होने वाला कोई दुख नहीं होगा, माने 90% बीमारियां नहीं होंगी। और ये 90% बीमारियों की संख्या अगर गिनूं तो 148 है। माने आज से मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूं, इनका पालन अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में 148 बीमारियों से हमेशा बचेंगे। और भागवती जी का यह कहना है कि बीमारियों से बचना बहुत महत्व का है बनिस्बत की बीमारियों का इलाज करना। वो अंग्रेजी में अक्सर आपने सुना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
तो आप अगर बीमारियों से बच रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये सबसे महत्व का है। तो आप उनको आज के सूत्रों को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुने। वैसे तो आप सभी सूत्र ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन आज के जो सूत्र है वो जिंदगी का फंक्शनल हिस्सा है। आप जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत होता है उसका एक हाइपोथेसिस होता है और उसका एक फंक्शनल पार्ट होता है। तो आज से जो शुरू हो रहा है वो फंक्शनल पार्ट है। इस फंक्शनल पार्ट में सबसे पहला सूत्र बागभट्ट जी का। बागभट्ट जी के लिए उनके 7000 सूत्र सभी महत्व के हैं, सभी महत्व के। उन 7000 में से मैंने कुछ चुनकर निकाले हैं जो मुझे लगता है 2007 के हिसाब से बहुत महत्व के हैं। हो सकता है 3500 साल पहले कोई सूत्र बहुत महत्व के हों और अब 2007 में हमारी जीवन शैली के हिसाब से वो उतने महत्व के ना हो, क्योंकि बागभट्ट जी ने जिस जीवन शैली में रहते हुए वो सूत्र लिखे हैं वो ऋषि मुनियों की जीवन शैली है। आपकी जीवन शैली और ऋषि मुनियों की जीवन शैली में थोड़ा अंतर है। तो आपकी जीवन शैली के हिसाब से मैंने जो सूत्र निकाले और जिनको मैं महत्व का क्रम देता हूं उसमें सबसे पहला सूत्र, संस्कृत में वो कहते हैं कि पेट जिंदगी भर आपका अच्छा रहे, दुरुस्त रहे। इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका ठीक से आप पाचन करते रहे। वो कई बार ये लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्व का नहीं है, खाने को पचाना महत्व का है। आपने खाने को खाया ये इतना महत्व नहीं है, जिसको आपने खाया उसको पचाया ये ज्यादा महत्व का है। क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, उसी रस में से मांस, मज्जा, रक्त, मल, मूत्र, वीर्य, मेद ये सब बनेगा, अस्थियां बनेंगी और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगे। तो खाया वो महत्व का, उससे भी ज्यादा महत्व का खाया हुआ पचाया। तो वो कहते हैं कि पेट हमेशा दुरुस्त रहे, माने पाचन क्रिया आपकी हमेशा अच्छे से चलती रहे। इसके लिए पहला सूत्र उन्होंने लिखा भोजनांते विषमवारी। ये पहला सूत्र मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब पहला सूत्र भोजनांते विषमवारी। इसका सीधा सा अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। सूत्र ये है भोजन अंते, भोजनांते आप जानते हैं संस्कृत में मिला के कहने की परंपरा है। भोजन अंते माने भोजन के अंत में, भोजनांते विषमवारी, विष समझते हैं आप जहर, जहर जैसा क्या है पानी, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, विष के जैसा है। यह सूत्र है। अब इसको थोड़ा व्याख्यायित करता हूं ताकि समझ में आए। भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है, यह बात वो कह रहे हैं। इसको समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। सूत्र उतना ही है, समझने के लिए मैं आपको बहुत उदाहरण दूंगा ताकि आप जल्दी पता कर पाए। बागभट्ट जी ने एक सूत्र में यह कहा है कि हमारा जो शरीर है इसका जो मुख्य स्थान पेट है, इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर नाभि, लेफ्ट साइड में नाभि से थोड़ा ऊपर जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, इस स्थान को कहते हैं जठर। संस्कृत में कहते हैं जठर, हिंदी में कहते हैं आमाशय। जठर आमाशय, अंग्रेजी में चाहे तो एपिगैस्ट्रिकम। तो ये जो जठर स्थान है, बागभट्ट जी कहते हैं कि इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठराग्नि। जठर अग्नि, जठराग्नि। तो वो कहते हैं कि जो आपका जठर स्थान है इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है, आमाशय में इकट्ठा होता है, वहां अग्नि प्रदीप्त होती है। वो अग्नि भोजन का पाचन करती है। यह है महत्व की बात। अब अग्नि प्रदीप्त हुई, आपने भोजन किया, अग्नि प्रदीप्त हुई। और बागभट्ट जी इसके लिए एक सुंदर श्लोक लिखा है, लंबा है लेकिन हिंदी में बताता हूं। वो ये कहते हैं कि खाते ही अग्नि प्रदीप्त होती है, ऐसे ही जैसे आप बिजली के स्विच को ऑन करते ही लाइट जलती है। ये ऑटोमेटिक है, अपने आप होती है। आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला और जैसे ही टुकड़े को चबाना शुरू किया, लार बनना शुरू हुआ, तुरंत अग्नि प्रदीप्त हो जाती पहले ही टुकड़े में। तो ये अग्नि प्रदीप्त हुई। अब आप जो भोजन कर रहे हैं ये इस अग्नि के प्रभाव में पचेगा। तो भोजन के पचने की क्रिया में पहले भोजन रस में बदलेगा। पहले पेस्ट बनेगा, जैसे टूथपेस्ट की कंडीशन होती है वैसा बनेगा, लुगदी जैसा, फिर उसमें से रस बनेगा, फिर रस में से सब कुछ बनेगा। तो वो कहते हैं कि आपने जैसे ही भोजन किया अग्नि प्रदीप्त हुई। अब ये अग्नि भोजन को पचा रही है और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया, गट 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 गट। तो क्या हुआ? अग्नि शांत हो जाएगी। आपके रसोई गैस में चूल्हा जल रहा है गैस का, और जलते हुए चूल्हे पर पानी फेंकिए तो बुझ जाएगा। अग्नि का पानी से मेल नहीं है, दुश्मनी है। तो आपके पेट में खाना खाते ही अग्नि जल रही है। अब आपने पीछे से गिलास 2 गिलास पानी पी लिया, कोई लोग तो लोटा भर के पी लेते हैं, कई लोग तो भोजन से ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो ये जो पानी गया इसने अग्नि को शांत कर दिया। अब अग्नि शांत हो गई तो फिर बागभट्ट जी कहते हैं भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। अब उन्होंने 20 सूत्र लिखे हैं कि भोजन पचेगा तो क्या होगा और भोजन सड़ेगा तो क्या होगा। मैं सड़ने वाले हिस्से की बात कर लेता हूं। वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले गैस बनेगी, वायु बनेगी, वायु। और ये वायु आपकी जिंदगी हराम कर देगी। और ये वायु की तीव्रता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी, छाती में जलन होगी, पेट में जलन होगी। फिर और ज्यादा तीव्र अगर ये हो गई वायु तो ये शरीर में जाएगी, घूमेगी, क्योंकि वायु को पकड़ना मुश्किल है, जहां स्थान मिलता है वहीं जाती है। तो ये वायु पूरे शरीर में घूमेगी तो सिर घूमेगा, आपको चक्कर आएंगे, सिर में दर्द होगा, पीठ में भी दर्द हो सकता है, हृदय स्थान पर भयंकर दर्द हो सकता है। कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो वायु का दर्द है, हार्ट अटैक नहीं। और ये जो वायु बनी भोजन के सड़ने से, इसी वायु में से बागभट्ट जी ने सूची बनाई है कि 103 रोग पैदा होंगे। 103। सबसे पहला रोग है उसमें एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अल्सर, पेप्टिक अल्सर, और ज्यादा दिन चक्कर चलाया
तो बवासीर, मूलव्याध, भगंदर, ये सब रोगों की सूची है। और अंत का एक रोग है कैंसर, कर्क रोग। 103वें नंबर पर उन्होंने लिखा है कर्क रोग, माने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस काम से वायु पैदा हो और वो वायु आपके सड़े हुए भोजन में से निकले, और बाद में बागवती जी कहते हैं, वो भी बता देता हूं, वो दूर का सूत्र है लेकिन यहीं पे ले आता हूं उसको, कि आपका जो भोजन सड़ेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, तभी भोजन में से, बागवती जी के शब्द दूसरे हैं, मैं आज के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तभी कोलेस्ट्रॉल बनेगा। सड़े हुए भोजन का ही बाई प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल। अगर भोजन का पाचन हुआ तो कोलेस्ट्रॉल शून्य रहता है, वो कोलेस्ट्रॉल जो आपको हानि पहुंचाता है। आप जानते हैं शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है, एक गुड और एक बैड। अच्छा कोलेस्ट्रॉल माने एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। खराब कोलेस्ट्रॉल माने एलडीएल और उसका छोटा भाई वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो बागवती जी कहते हैं कि ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो रक्त में तभी आता है जब भोजन पेट में सड़ता है। इसका माने जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है वो ध्यान दें, उनको भोजन पच नहीं रहा, उनका भोजन सड़ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक भी आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे, सारी संधियां आपकी एकदम कड़क हो जाएंगी, आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, 10 कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि जब 103 बीमारियां एक छोटी गलती से आती हों तो वो गलती कभी करना नहीं, माने भोजन के बाद कभी पानी पीना नहीं। ये है सूत्र। अब जैसे ये सूत्र पूरा हुआ तुरंत आपके मन में प्रश्न आएंगे कि पानी कब पीना, पहला ही प्रश्न। तो बागवती जी कहते हैं कि पानी कब पीना, वो खुद ही उत्तर दे रहे हैं आगे के सूत्रों में, क्योंकि शायद मालूम है कि मनुष्य की जिज्ञासाएं होने ही वाली है। तो पहले सूत्र में लिख दिया भोजनांते विषमवारी, कि भोजन के अंत में पानी मत पियो। अगले ही सूत्र में वो कहते हैं कि कम से कम 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। अब ये जो 1.5 घंटे का कैलकुलेशन है ये क्या है? ये बागवती जी कहते हैं कि जो आपने खाया वो आपके जठर स्थान में 1.5 घंटे तक अग्नि के प्रभाव में रहता है, 1.5 घंटे तक। और जानवरों के लिए भी उन्होंने बताया है, वो कहते हैं कि जानवर जो कुछ खाते हैं उनके पेट में भी अग्नि है, जठर अग्नि, वहां 4 घंटे तक अग्नि का प्रभाव रहता है जानवरों के शरीर। मनुष्य शरीर में 1 से 1.5 घंटे का उन्होंने बताया, और 1 से 1.5 घंटे का वो बताया है तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। जैसे आप दक्षिण भारत में हैं, कोई उत्तर भारत में है, कोई पूर्वी भारत में है। अब मान लीजिए उत्तरांचल का कोई आदमी इसी सूत्र को पढ़ेगा तो उसको तो अग्नि का असर 2 से 2.5 घंटे रहेगा, पहाड़ वाला। लेकिन आपके लिए मैं बात कर रहा हूं तो 1 से 1.5 घंटा। तो वो कहते हैं कि 1 से 1.5 घंटे पेट में अग्नि का प्रभाव है। जब तक अग्नि का प्रभाव है पानी मत पियो, क्योंकि पानी पीते ही अग्नि बुझेगी। अग्नि का काम है भोजन को पचाना, पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो 103 रोग पैदा करेगा। तो सीधा सा दूसरा सूत्र है कि भोजन के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना। ठीक है, अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा, भोजन के बीच में पीना कि नहीं पीना, और भोजन के पहले पीना कि नहीं पीना। बागवती जी ने इसका उत्तर अगले सूत्रों में दिया है। वो ये कहते हैं कि भोजन के पहले पानी पीना तो कम से कम 40 मिनट और अधिक से अधिक 1 घंटा। आपको सीधा सा हिसाब बताता हूं, 10 बजे खाना अगर खाना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर 9:20 तक आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं। 9 बजे से लेकर 9:20 तक। और बीच में पीना कि नहीं, तो इसके लिए बागवती जी कहते हैं, ये बहुत साइंटिफिक बात उन्होंने कही है, बहुत साइंटिफिक है। वो कहते हैं कि अगर आपके भोजन में 2 अन्न है, दो अन्न, माने एक रोटी खा रहे हैं आप, वो गेहूं है, और दूसरा चावल खा रहे हैं, तो चावल और गेहूं 2 अन्न है। तो और सामान्य रूप से आप सभी के भोजन में शायद 2 ही अन्न होते हैं, इसलिए मैं ये सूत्र कह रहा हूं कि ये 1 अन्न वालों के लिए नहीं है, 2 अन्न वालों। जो 2 अन्न खाते हैं भोजन में, उनको एक अन्न की पूर्ति पूरी हुई और दूसरे की शुरू होने वाली है, तो बीच का जो जंक्शन पॉइंट है इस पे पानी पीना। मतलब इसका सीधा है, रोटी पूरी हो गई, अब आप चावल खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो रोटी खाने के बाद, चावल खाने से पहले आप जरूर पानी पीना। लेकिन मात्रा कितनी? तो वो कहते हैं 2 या 3 घूंट, इतना ही। उसके बाद जब दूसरा अन्न आपने शुरू कर दिया फिर नहीं, फिर तो पूरा आप भोजन ही करके उठिए। अब आप भोजन कर लिया तो गला साफ करने के लिए थोड़ा 1-2 घूंट और पी लेना, गला साफ करने के लिए। पानी पीने के लिए नहीं है, वो गला साफ करने के लिए। अब आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि भोजन के अंत में क्या पीना, फिर पानी तो नहीं पीना, 1.5 घंटे तक तो नहीं पीना, तो कुछ पी सकते हैं। तो बागवती जी ने 3 चीजें बताई हैं, उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है कि भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज जो पीने के लिए है वो है छाछ, वो है मट्ठा, दही का तक्रम। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो तक्रम, तक्रम माने यही है लगभग छाछ मट्ठा के आसपास की चीज, तक्रम। वैसे तक्रम की उन्होंने परिभाषा दी है कि दही को खूब अच्छे से मथने के बाद उसका मक्खन जो निकल गया तो मक्खन निकालकर जो बचा वो तक्रम, मक्खन रह गया तो वो लस्सी। लस्सी पीने के लिए नहीं कह रहे, तक्रम की बात है। तो आप भोजन के बाद जो सबसे अच्छी चीज पी सकते हैं वो है छाछ, वो है मट्ठा। मट्ठा शब्द एकदम अच्छा है, हिंदी का शब्द शायद आप सब समझते हैं, गुजराती है तो छाछ आप अच्छे से समझते हैं। तो छाछ पिए या मट्ठा पिए, ये सबसे अच्छी चीज। दूसरी सबसे अच्छी चीज उन्होंने बताई है वो है दूध, दूध दूसरी सबसे अच्छी चीज। और तीसरी सबसे अच्छी चीज बताई है फल का रस, कोई भी फल का रस, लेकिन वो कह रहे हैं मौसमी फल का रस, जिस मौसम में जो फल आता है उसका रस, माने मौसम के विरुद्ध के फल नहीं। आज का मौसम आम का नहीं है तो आम का रस अभी पिए तो नहीं चलेगा। आज का मौसम गन्ने के रस का है तो गन्ने का रस ही पिए।
थोड़े दिन के बाद संतरे के रस का मौसम आ जाएगा तो संतरे के रस का। भागवती जी कहते हैं कि जो चीज प्रकृति ने जिस समय में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई हो उसका रस। तो आप ये कहें कि कोल्ड स्टोरेज से लाया हुआ संतरा और उसका रस निकाला या मौसमी का रस, ये सर्वनाश करेगा, सत्यानाश नहीं सर्वनाश करेगा। वो ये कहते हैं कि भगवान ने और प्रकृति ने आपके शरीर के हिसाब से सारी चीजों को सेट किया है, और वो कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकृति को बनाया है तो बहुत ही सोच समझकर बनाया, एक एक माइक्रो कैलकुलेशन उसने किए, तब आपको ये प्रकृति के साथ उसने रखा है। तो प्रकृति में जब जो चीज बहुत मात्रा में हो उसी का रस, जैसे अभी टमाटर का सीजन है तो आप भोजन के बाद टमाटर का रस पी सकते हैं भरपेट। इस समय गन्ने के रस का सीजन है तो भोजन के बाद आप गन्ने का रस भरपेट पी सकते हैं। जो भी अभी थोड़े दिन में अंगूर का सीजन आ जाएगा तो भोजन के बाद अंगूर का रस पी सकते हैं, संतरे का, जब जब जो सीजन आए वो ध्यान रखना है। अब इसमें आगे एक सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण।